आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में 3 मरहले के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। अब सभी की तवज्जो 23 फरवरी को होने वाले चौथे मरहले पर है। चौथे मरहले की तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन तमाम पार्टी के लीडरों ने जमकर पसीना बहाया। चौथे मरहले में 9 अजला की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी जमातों ने वोटरों को राग़िब करने की जी तोड़ कोशिश की है। बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एमआईएम समेत दीगर जमातों के कद्दावर लीडरान ने अवामी जलसों से खिताब किया और आवाम से खूब लुभावने वादे भी किए। एमआईएम सदर असद अवैसी भी तशहीरी मुहिम में सरगर्म है। अवैसी ने सुल्तानपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एसपी, बीएसपी, बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। अवैसी ने कहा कि इन लोगों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। इस दौरान अवैसी ने अमित शाह पर भी चुटकी ली। अवैसी ने कहा कि आपको 12वीं और इंटर का पता नहीं और आप मुल्क के वजीर दाखिला बन गए। 5 साल बीजेपी को मौका दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 5 साल में योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया, किसानों को बर्बादी के दहाने पर लाकर रख दिया। आज आप जानते हैं कि अगर कोई किसान उसकी फसल आती है तो रात रात भर जागता है कि कहीं पशु आकर उसकी फसल को ना खा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर शिक्षा का कोई मौका इंतजाम नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, गरीब है, अति पिछड़ा है, वो तमाम परेशान है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर सुल्तानपुर विधानसभा में आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। उस हौली से मजलिस के उम्मीदवार। और इलाहाबाद में असेंबली चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर दलित मुस्लिम कार्ड खेला है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली मायावती की बड़ी इंतखाबी रैली में बीएसपी से वाबस्ता मुस्लिम ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। दलित मुस्लिम कारकुनान का कहना था कि रियासत की तमाम पार्टियां जात पात की सियासत कर रही हैं, ताहम बीएसपी की शुरू से ही यही पॉलिसी रही कि दलितों के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी मजबूत किया जाए और उनको सियासी नुमाइंदगी दी जाए। हमारे साथ बशार पश्चिम के पूर्व प्रत्याशी ललन पटेल हैं, काजी अर्सी साहब हैं, श्याम जी चमार हैं। ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो तमाम जातियों को इकट्ठा करके, कुर्मी भी है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, मुसलमान भी है, सब उसमें जुड़ा हुआ है। ये जो कि जब इकट्ठे हो गए सरकार की तरफ जाएंगे तो उस वक्त आपको अपनी बात पर भी विचार करना पड़ेगा। मुद्दे हमारे पास सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर एक पर है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कदम रहे हैं, मान के चलिएगा, कमर साहब ने लाइट, शमशाद ने लाइट, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिजाब, पर्दा, सदा इशू से हट गए, नौकरी से हट गए, बेरोजगारी से हट गए। तो जो इशू थे, जिन इशू को लेकर वो आए थे, वो इशू थे 15 करोड़ से 15 लाख से हट गए, 2 करोड़ नौकरी से हट गए। तो आप इशू पर नहीं आ रहे, आप इशू से हट के आप बात कर रहे हो। मेरे पास जो इशू है, हम उस इशू पर हम नौकरी देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम ग्रास रूट के पीछे वाले कार्यकर्ता को उसको खुश करने की भी कोशिश करेंगे। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है और कोई काम नहीं किया। ये 70 वर्षों 75 वर्षों में जो कांग्रेस या पुरानी सरकारें जो काम करके जो चीजें बना गई थी उसको सिर्फ बेचने का काम इन्होंने किया। जो रिजर्व बैंक का पैसा कभी 3 वर्ल्ड वार में नहीं इस्तेमाल हुआ, वो इन्होंने लूटने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इलाहाबाद में एक बड़े इंतखाबी जलसे को खिताब किया। मकामी केपी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इंतखाबी जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। जलसे में इलाहाबाद मंडल की 28 असेंबली सीटों के लिए मायावती चुनाव प्रचार करने इलाहाबाद पहुंची। इस मौके पर इलाहाबाद मंडल की असेंबली सीटों के बीएसपी उम्मीदवार मौजूद थे। जलसे को खिताब करते हुए मायावती ने योगी हुकूमत पर जमकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपने खिताब में बेरोजगारी और बदनुमानी को सबसे बड़ा मसला बताया। मायावती ने कहा कि रियासत की मौजूदा हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी अपने दम पर रियासत में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी की सरकार में दलितों, मुसलमानों और पसमानदा तबकात के हुकूक का खास ख्याल रखा जाएगा।
विधानसभा सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज इलाहाबाद में हैं। अपने खिताब में मायावती ने लोगों का आह्वान किया कि योगी हुकूमत में फैले भ्रष्टाचार और दलितों का उत्पीड़न बंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उनकी सरकार आई तो दलितों के साथ साथ ओबीसी अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए भी वो बहुत कुछ करेंगी। इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। चौथे मरहले के तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह पीलीभीत पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि 3 मरहले गुजर चुके हैं और इससे अंदाजा लग रहा है कि एसपी बीएसपी का सफाया हो रहा है और कांग्रेस तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। यूपी में बीजेपी की लहर है और 7वें मरहले तक ये सुनामी में तब्दील होने वाली है। हमारा संकल्प, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने। और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव 3 मरहलों के इंतखाबात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी का उन पर लगातार हमला जारी है। तशहीरी मुहिम में मुलायम के साथ आने पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश को महसूस होने लगा है कि जीत मुश्किल है। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि मुलायम साथ न रहें तो भी मुश्किल, अब साथ हैं तो भी मुश्किल है, इसका हल तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो तकलीफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या हम क्या करें। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं। और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं, तो आखिरकार उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। और मैं तो लोकसभा में उस समय था जिस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो जनरल जो फौज के थे वो आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और अब आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल पर, किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं और क्या बातें हो रही हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल किस तरह का है, 2017 से कितना मुख्तलिफ है, 2022 कैसा होगा और इसके आगे क्या इसके असरात होंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए अली अशहद जो कि सियासी तज्ज़िया निगार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली अशहद, आपका इस्तकबाल है। यूपी चुनाव को आप देख रहे हैं, 3 मरहले गुजर चुके हैं, चौथे मरहले की अब पूरी तरह से तैयारी है। हर पार्टी ये कह रही है कि
हम आगे हैं, हमारी जीत होगी या हमारी लहर है, तो इस बार का यूपी चुनाव कितना मुख्तलिफ नजर आता है आपको, क्योंकि यूपी की सियासत पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद 2 साल बाद जो है 2024 का चुनाव है जी। और उस चुनाव को लेकर के यूपी के चुनाव को लोग ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, हिंदुस्तान की सियासत का दिल माना जाता है। यहाँ के इंतखाबात से, यहाँ के चुनाव से जो है सारे पूरे देश की चुनाव की जो है अहमियत मानी जाती है। तो इस वजह से यूपी का चुनाव जो है इस वक्त बहुत ही अहमियत का हामिल है। जी अरशद साहब, हर चुनाव में आपने अक्सर देखा होगा 2014 के बाद से कि कहीं भी मुल्क के किसी हिस्से में चुनाव हो तो कहा जाता है कि ये लहर है, इनकी लहर या उनकी। तो इस बार यूपी के चुनाव में आपको लगता है कि कोई लहर है या किसी का असर है? इस बार क्या दिखता है आपको यूपी में? असल में लहर तो जैसे एक बार जो लहर आई थी 2014 में कि मोदी लहर, मोदी फेस जो समझ सामने आया था, उसके बाद फिर 2019 में वो कहीं कम दिख रही थी, फिर लेकिन चुनाव हुआ और फिर वही सरकार बनी। लेकिन इस बार जो लहर है, जिस हिसाब से आवाम को देखा जा रहा है, जिस हिसाब से माहौल को देखा जा रहा है, बीजेपी की लहर जो है इस वक्त नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो इनके नुमाइंदे हैं जो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, जिस तरह से आवाम का रिजेक्शन हो रहा है, इस हिसाब से जो है लहर जो है, तो इस वक्त लहर किसी के समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आवाम जो है एकदम परेशान हो चुकी है। और जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरह से अभी फिलहाल यूपी में आपने देखा होगा कि पेपर लीक हुए थे, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है जो बच्चे जो है मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तालीम को लेकर के बीजेपी ने जिस हिसाब से लापरवाही बरती है, जो बच्चे मेहनत करके अपने हिसाब से एग्जाम देने, अपनी मेहनत से एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर लीक करके तालीम के रास्ते में भी ये लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं और नौजवानों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये एक मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है और कोरोना में जिस तरह से, लॉकडाउन में और कोरोना में जिस तरह से लोग ने ऑक्सीजन की कमी और गंगा में तैरती लाशें और जिस तरह से लापरवाही बरती गई, तो लोगों का गुस्सा जो है इस वक्त फूटा पड़ा है। लेकिन पब्लिक, अरशद साहब, सरकार, योगी सरकार और उनके मंत्री यही कह रहे हैं जलसों में कि कोरोना काल में पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया के सामने मसाइल थे, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने कोरोना में किसी हद तक ठीक काम किया है और हमने इसको अपने तौर पर फतेह हासिल की, और वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी कामयाबी सरकार अपनी बताती है। पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना से, पूरी दुनिया, हर जगह सब लोग परेशान थे, लेकिन जिस तरह से WHO ने और हमारे जो एक्सपर्ट्स तो इंडिया के थे, और राहुल गांधी ने खुद बहुत पहले ही अपने ट्वीट में ये बात का इशारा कर दिया था कि देश में इस तरह से होने वाला है, लेकिन ये लोगों ने लापरवाही बरती। और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का हाल सब लोग जानते हैं, कितनी बुरी हालत है वहां की। लाइव जो है आपके चैनल पे भी हम लोगों ने देखा था और बहुत सारे जगहों पर सोशल मीडिया पर भी हमने देखा था कि लाइव जो है अस्पतालों की हालत इतनी बुरी है। अगर इस चीजों को उन लोग पहले से सही किए होते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। और जब ये लोग दावा करते हैं कि ऑक्सीजन और भी सारी चीजें ये लोग ने मुहैया कराई थी, वो सारी चीजें आवाम के बीच फेल नजर आती है, सब कुछ फेल नजर आया। पहले से ये लोग ने कोई प्लानिंग नहीं की। बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया परेशान है, ये बात सच है, लेकिन अगर ये लोग पहले से प्लानिंग करते तो ये जो नौबत आई थी, जो हमने गंगा में तैरती लाशें देखी, चीखते चिल्लाते लोग देखे, ऑक्सीजन से मरते हुए लोग देखे, और पूरी दुनिया में जो है उत्तर प्रदेश का जो है हिंदुस्तान के तौर पर इतना नाम खराब हुआ है कि और अदर स्टेट में इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी उत्तर प्रदेश में थी। तो बीजेपी जो है पूरी तरह से फेल रही कोरोना के काल में। ठीक, ये मुद्दों को अपोजिशन ने काफी उछाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब तक 3 मरहलों में हमने देखा, लेकिन अब चौथे मरहले तक आते आते चुनावी जो मुद्दे होते हैं जनता के, स्टेट के, वो मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं और अब मुद्दे कुछ और दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली को कैसे देखते हैं आप कि मुद्दे बदल जा रहे हैं चौथे मरहले से? असल में बीजेपी जो है अपने विकासी जो तरक्याती काम होते हैं उसमें वो पहले से ही नाकाम रही है। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, जैसे अभी बीच में आपने देखा था कि धर्म संसद होता है, वहां पर खुलेआम किसी एक कौम को काटने मारने की बात की जाती है। उसके बाद फिर वो मुद्दा, उसमें बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम से हिंदू थे उसको रिफ्यूज किया और इन लोगों की वो साजिश नाकाम हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी, इसको कोई नकार नहीं सकता है।
उसके ऊपर हमला किया जाता है। ये भी पोलराइज करने का एक बहुत कोशिश की गई, वो भी नाकाम हुआ। उसमें भी जो है बहुत सारा जो हिंदू वर्ग है वो लोग ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद हिजाब का मैटर लाया गया, कर्नाटक से उठा के पूरे देश में इसको थोपने की कोशिश की गई। यानी बहुत तरह से ये लोग जो है पोलराइज करने की कोशिश की, क्योंकि जो सरकार विकासी काम, जो तरक्याती काम होता है, उसमें जब वो नाकाम होती है तो वो फिर वो मजहब का एंगल लेके आती है। मजहब का एंगल भी 3 मरहले तक पूरी तरह से फेल रहा, और जो पब्लिक है, जो आवाम है, उन्होंने बहुत ही साइलेंट तरीके से वोटिंग की है। और जिस तरह से पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, जो जमीनी सतह से जो हकीकत है, वो समझ में आ रहा है कि जो अभी फिलहाल जो यूपी में 3 पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती है, वो अभी तक अपनी महल से निकली नहीं है। तीनों मरहले में उन्होंने अभी तक कोई सभा, कोई प्रोग्राम नहीं किया, और उन्होंने इशारा भी दे दिया है कि हो सकता है बीजेपी को ट्रांसफर करेंगे, जैसा कि वो पहले कहते आ रही है। लेकिन बीजेपी, लेकिन वो तो अपने दम पर सरकार बनाने की भी बात कर रही है। आप इतनी पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, ये तो खैर स्टेट की अपनी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो। अब वहां पर कांग्रेस भी अपने दम पर एक तक आगे बढ़ रही है, और कुछ कहीं कहीं दिख रही है कांग्रेस के जिंदा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एमआईएम की एंट्री से आपको क्या लगता है, यूपी की सियासत में क्या फिर बदल होगा? क्योंकि हम देखें, इंतखाबी जलसों की बात करें तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं एमआईएम के सदर। क्या ये जो भीड़ है, ये जो जलसे है, ये वोट में बदल पाएगा? जहां तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो आपको मैं एक बात बताता चलूं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के फेस पर चुनाव लड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके 7 एमएलए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर हैदराबाद में है, इम्तियाज जलील जो है वहां से औरंगाबाद से जीते हुए हैं। ये सब सारी चीजें मानता हूं। मैंने बहुत सारी जगह पर मैंने वीडियोस देखे हैं, वहां पर जब लोगों ने पूछा है कि आप लाखों की 2-2, 3-3 लाख की भीड़ वहां पर जमा है, तो पूछा है कि आप यहाँ क्यों आए, तो वो बोलते हैं कि हम किसी और पार्टी से हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आए। तो जो भीड़ जमा होती है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो भीड़ जो है वोट में बदल जाए, जरूरी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोगों की राय है कि मुस्लिम क़यादत या अपनी क़यादत भी फलना फूलना चाहिए, अपनी आवाज उठाने वाला कोई पार्लियामेंट में या विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी मुस्लिम आवाम जो उत्तर प्रदेश की खास तौर से है, वो लोग सोचती है कि एक बार और, मतलब वो लोग अपना वोट जो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम क़यादत को, वो नकार नहीं रहे। लेकिन जो हालात जो बीजेपी ने कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के, जिस हिसाब से माइनॉरिटीज पे, जिस हिसाब से मुस्लिमों पर और बाकी कम्युनिटीज पर जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो पार्टी अभी फिलहाल जीत सकती है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पार्टी अभी फिलहाल आप लोग भी देख रहे हैं कि जो पार्टी उसको टक्कर दे सकती है, उसको जो है साइलेंट तरीके से वोट दिया गया है। और 3 फेज में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। चौथा फेज जो पूर्वांचल वाला है, जिसमें गाजीपुर, आजमगढ़ और बहुत सारे जो जिला आते हैं, उसमें भी जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने टिकट को बंटवारा किया हुआ है, उसमें उन्होंने मुस्लिम और यादव को पूरी तरह से समझ लो कि नाराज किया है। लेकिन वो जिस तरह से जातीय समीकरण जो होता है, जिस हिसाब से वो टिकट दिया है, तो इससे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की पूरी उम्मीद है। ठीक, अली अर्शद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से अपनी बातचीत रखी उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल पर। लेकिन फिर भी आवाम का फैसला आखिरी होगा। आवाम क्या फैसला करते हैं, वो तस्वीर साफ होगी 10 मार्च को ही। बहुत बहुत शुक्रिया अली अर्शद हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई? ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूँ कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा, और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपनी कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है।
मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं है। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। तमाम लीडर सरगर्म हैं। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इमरान ने कहा कि गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, पर जो फसलें जानवर खा रहे हैं उनका क्या? अगर किसानों की फसल बच जाए तो उन्हें 5 किलो अनाज की क्या जरूरत है? आपको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया जाए, वो लोकतंत्र, वो संविधान जो आपको ताकत देता है कि आपके वोट की भी उतनी ही अहमियत है, आपके वोट की उतनी ही कीमत है जितना अंबानी के वोट की कीमत है, उतना ही इमरान के भी वोट की कीमत है, उतना ही हरप्रीत के भी वोट की कीमत है जितना अडानी के वोट की कीमत है। ये ताकत आपको कौन देता है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान आपको यह ताकत देता है। भाजपा वो संविधान कमजोर करना चाहती है, भाजपा मिटाना चाहती है लोकतंत्र को, और उसे कौन रोक पाएगा? उसे रोकने के लिए तो आपको बड़े साए के नीचे जाना पड़ेगा। न्यूलिया वालों, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सपा का विधायक हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दे, यह भी हो सकता है कि 3 सवारी जाने पर हो सकता है चौकी इंचार्ज को बोल दे तो आपका चालान न कटे। लेकिन जब लोकतंत्र बचाना होगा, जब संविधान बचाना होगा, तो इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई भी हो, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के इसी झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि इस लड़ाई को कांग्रेस के अलावा। और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि मजहब और जात पात को मौजू बनाकर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। हालांकि इंतखाबात से काबिल बुनियादी मसाइल को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं। कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा देखिए, मेरी पार्टी शुरू से यही कह रही है कि ये चुनाव इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में चुनाव होना चाहिए। इनका समाधान कैसे होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही बातें होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 3 सालों से संघर्ष भी किया है। जहाँ जहाँ समस्या आई, जहाँ जहाँ दुख हुआ, पीड़ा हुई, अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब सड़क पे उतरे। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का हो मामला, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और फिर चाहे जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ अत्याचार हुए। तो हमने ये 3 सालों के लिए काम किया है। तो ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है, लेकिन हमारा आधार जो है वही है कि देखिए ये जो मुद्दे हैं यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर इसको 2022 को एक तरह से सेमीफाइनल्स के रूप में 2024 का देख रहे हैं, बार ये विपक्ष आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अच्छा, अगर मीडिया चलिए मीडिया, क्योंकि मीडिया का अपना वो होता है, लेकिन कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं होता, कोई चुनाव ऐसा सेमीफाइनल नहीं होता, सब चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। पर क्या इसे आप मानती हैं कि से लड़ने चाहिए सारे कांग्रेस की जो यूपी स्टोरी है, जिस यूपी स्टोरी के बारे में आप एक एस्पायर कर रही होंगी, उस यूपी स्टोरी 2024 के संदर्भ में यूपी का ये 2022 इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक आगे रास्ता निकलता है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस की यूपी स्टोरी क्या है? कांग्रेस 30 साल में पहली बार 400 सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस ने 3 सालों से खूब संघर्ष किया है। कांग्रेस का यहाँ पे संगठन बहुत दुर्बल था, उसको पिछले 3 सालों में खूब बनाने की पूरा प्रयास रहा है और बहुत हद तक वो बन भी चुका है। आज अगर आप किसी भी गांव में जाएं, आपको कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखेगा। दमनकारी सरकारें हैं,
लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का मतलब है कि आप बाहर निकलें, आप आएँ, लोगों के बीच आएँ, उनकी संघर्षों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे कांग्रेस उभरे, चाहे कोई और उभरे, आप अपनी राजनीति को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर टॉकिंग, गिविंग टाइम टू न्यूज़ 18, इट्स अ लॉन्ग वन। थैंक यू। और उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें मरहले के इंतखाबात होने वाले हैं। इस दौरान उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहा है। कोई वोटरों से गले मिल रहा है तो कोई किसी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। खवातीन उम्मीदवार भी गलियों की खाक छान रही हैं। उम्मीदवार फिलहाल सबके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, पर यह पब्लिक है, यह सब जानती है कि किसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, और इसका नतीजा 10 मार्च को देखने को मिलेगा। और सोनिया गांधी ने यूपी के अवाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। अपने खिताब में सोनिया गांधी ने बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक सिर्फ तकसीम की सियासत की। सोनिया ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमत के ओहदे खाली हैं, पर नौजवान बेरोजगार हैं। सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली, और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।